तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 25 जून से, तो आज उसका पहला वीडियो लेक्चर है। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मुझे आपको बोलनी है। हम किस रिसोर्स से पढ़ने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे मेरी ड्राइव शेयर करके रखी है। और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से ये देखने वाले हैं वीडियो, उनको डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ गूगल ड्राइव की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पे मेरे ये सारे हैंड रिटन नोट्स अपडेटेड हैं। मेरी रिसेंट बैच में जो मैंने 2026 में जो बैच ली थी सीए फाइनल एफआर की, उस बैच के ही हैंड रिटन नोट से हम लोग ये रिवीजन करने वाले हैं। हम इसमें सिर्फ रिवीजन नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट अप्रोच रखेंगे कि एक भी कॉन्सेप्ट हमारा मिस ना हो, पहली चीज। दूसरा, हमारा फोकस क्वेश्चंस पे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा और आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर उस पर क्वेश्चन होगा ऐसे ही मटेरियल में, तो हम डेफिनेटली उसको भी देखेंगे और किस तरीके से उसे एग्जाम में अप्रोच करना है, उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आज का जो मेरा जो प्लानर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था, उसमें जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, दैट इज इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर रहेगा। अच्छा सर, जो लोग भी इसको पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे रिवीजन लेक्चर्स मेरे यूट्यूब लेक्चर्स यूट्यूब पर रहेंगे और पब्लिक रहेंगे टिल एग्जाम्स। और या उसके बाद भी अगर आपकी एग्जाम है तो आप उसको देख सकते हैं। डोंट यू वरी अबाउट इट। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको स्क्रीन विजिबल होगी। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो अब आपको स्क्रीन विजिबल भी होगी। तो हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, वी आर स्टार्टिंग इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बोलूंगा ए कैटेगरी स्टैंडर्ड है। ए कैटेगरी इसलिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। 6 to 8 मार्क्स में इसका प्रेजेंस आपको दिखेगा, तो इसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इजी टॉपिक है। जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने आपको बोला। और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। आपने अगर पहले भी कभी किसी टीचर से पढ़ा हो और अब आपका एग्जाम नवंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम है, तो आप डेफिनेटली ये लेक्चर्स देख सकते हो। आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, रिविजन के बाद नेक्स्ट डे आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको लगते हैं वीक है, जिनमें आपको ऐसा लगता है कि शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, उनको घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। और आई रिपीट, मॉक टेस्ट जरूर देना। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। और मेरे टेलीग्राम पे अगर आप मैसेज करोगे तो भी आप मेरे से रीच कर सकते हो। माई नंबर इज 8871296220। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। कोई इंटरमीडिएरी बंदा आपसे नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द इंड एस 102। सर, ये ए कैटेगरी टॉपिक है, मैंने आपको पहले बताया। ऑलमोस्ट हर इंड एस में आता है, हर एग्जाम में आता है ये इंड एस, सॉरी। एंड इसके बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है सर इंड एस 102 का? शेयर बेस्ड पेमेंट्स। क्या नाम है? शेयर बेस्ड पेमेंट। सर, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं, ये इसमें किस बारे में बात हो रही है, किस चीज के लिए, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए, चूंकि ये रिवीजन है, तो हम एग्जाम फोकस ज्यादा रहेंगे। इतना डेप्थ में उतना नहीं जाएंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगी अपन डेप्थ में भी चलेंगे, लॉजिक पूरा डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी इस रिवीजन में। मतलब अगर कोई क्रैश कोर्स भी सोच रहा हो ना, तो यहाँ पे भी देख सकता है। बाकी आप समझ सकते हो, अगर मैं क्रैश कोर्स में इतना डिटेल में जाने वाला हूँ, तो रेगुलर में कितना जाता हूँ, और फास्ट ट्रैक जो मेरी बैच पेड रहती है, उसमें मैं कितना रहता हूँ। बट अभी जो हमारा एजेंडा, उससे ना भटकते हो, मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको 3 to 4 मिनट्स में ट्राई किया देने के लिए। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है। मैं इंदौर सीए, इंदौर में सीए की कोचिंग है, नाम लेने की जरूरत नहीं, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी, वहां पर सीए फाइनल एफआर लेता हूँ, सीए इंटर का एडवांस अकाउंट का क्रैश कोर्स लेता हूँ, और आरंभ बैच जो हमारा 11th 12th प्लस सीए फाउंडेशन इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें बिजनेस लॉस भी पढ़ाता हूँ। तो नाउ, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने नाम बताया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, किस बारे में बात हो रही है? शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर, शेयर बेस्ड पेमेंट, सर व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट्स? पेमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों कंसीडरेशन। पेमेंट्स का मतलब होता है कंसीडरेशन। तो यहां पेमेंट का मतलब है कंसीडरेशन। किस चीज के लिए कंसीडरेशन दे रहे हो आप दे रहे हो किसी बेनिफिट के लिए। ऐसा बेनिफिट जो आपने ड्राइव किया है, किस फॉर्म में? या तो गुड्स के फॉर्म में,
या सर्विस के फॉर्म में या असेट्स के फॉर्म में। तो आपको 3 तरीके के बेनिफिट मिल रहे हैं और उसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हो। सो दिस इज नोन एज पेमेंट। लेकिन सर किससे रिलेटेड है पेमेंट, किस पे बेस्ड है? सर शेयर्स के बेसिस पर पेमेंट हो रहा है। तो ये जो पेमेंट होने वाला है, जिसके लिए मुझे कुछ कंसिडरेशन, मैंने जो कंसिडरेशन दिया, पेमेंट का मतलब जो मैंने कंसिडरेशन दिया है किसी बेनिफिट को ड्राइव करने के लिए, ईदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, सर्विस और असेट, ये पेमेंट या कंसिडरेशन का जो मैं मुझे पेमेंट करना है, या तो मैं उसको पेमेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन कैश में अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होगी बेस्ड ऑन द शेयर्स। याद रखना ऐसा हो रहा है बेसिकली, अगर आपने बचपन में ई शॉप वगैरह पढ़ा हो तो ऑलमोस्ट ये उसका बड़ा भाई है। क्या मैं बोल रहा हूँ? ऑलमोस्ट ये उसका बड़ा भाई है। मैं डायरेक्टली ये अप्रोच नहीं सोच के पढ़ा रहा हूं यहाँ पे कि आपको पहले से कुछ आता। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप इस टॉपिक में जीरो। देखिए, एक ये है मेरी कंपनी, ये क्या है मेरी कंपनी, ठीक है। इस कंपनी ने इस कंपनी ने कौन से बेनिफिट्स लिए? या तो गुड्स परचेज करें सर, या तो कोई सर्विसेज ली, या कोई असेट्स लिया। अब इसके बदले में कंपनी को पेमेंट करने होंगे। वो पेमेंट अगर पेमेंट जो हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे हो रहे हैं? सर शेयर्स के बेसिस पे। या तो हम शेयर्स के बेसिस पे जो पेमेंट हो रहा है, या तो उसके लिए हम डायरेक्टली शेयर्स दे दें सामने वाली पार्टी को, या फिर कैश दें लेकिन वैल्यू जो है वो शेयर्स के बेसिस पे डिटरमाइन हो। उसके बारे में ये इंडेस आया है, इंडेस 102। एम आई क्लियर माई वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? मैं आपको चार्टर्ड्स बोलूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब जब मैं चार्टर्ड बोलूं, आप इस बार आखिरी बार एफआर पढ़ रहे हो और उसके बाद आप ये ग्रुप 1 या आपका जो भी फाइनल की एग्जाम पेंडिंग है वो क्लियर हो। और इस पेपर में हमारा टारगेट है एफआर में 70 पार विद एचडी, दैट इज मी हर्षित द्विवेदी। ओके नाउ, सो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस बारे में ये पूरा स्टैंडर्ड बात करता है इसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, क्या होगा। तो स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है सर? ऐसे ट्रांजेक्शंस या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर एंटिटी मतलब कंपनी ने परचेज किया है गुड्स, या लिए हैं सर्विस, या फिर परचेज किया है असेट, और उसका जो पेमेंट वो देने वाले हैं वो बेस्ड ऑन शेयर्स। ठीक है, पेमेंट या तो शेयर्स के फॉर्म में जाएगा, या फिर पेमेंट हो रहा है कैश में, लेकिन जो वैल्यू है पेमेंट की वो डिटरमाइन होगी वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। क्या ये बात समझ में आती है? यस, नो माय डियर फ्रेंड्स? ओके, चलो सर, इसके बाद सर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये हमेशा आपको मेरे शीट्स में दिखेगा #1, #2, #3। हैशटैग मींस कंसेप्ट। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस इंडेस में है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर बेस्ड पेमेंट। सो ये एक अग्रीमेंट होता है सर, किसके बीच में होता है? एक कंपनी के बीच में, कंपनी इंडिविजुअल, या फिर कंपनी के बीच में, दो कंपनीज के बीच में भी हो सकता है, या फिर कंपनी और किसी इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है। या तो कंपनी और दो कंपनीज के बीच में ये एग्रीमेंट होगा, या फिर दोस्तों क्या बोल रहा हूं, या तो कंपनी और इंडिविजुअल के बेसिस पे। सर कैसे? ध्यान से देखना, हौले हौले धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। सर वेरी गुड, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझते हैं क्या बात हो रही है। सर शेयर बेस्ड पेमेंट में ये जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एक कंपनी के साथ हो रहा है। किसका? या तो किसी इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी के लिए मैंने यहां लिखा है इंडिविजुअल, और कंपनी का मतलब उसके एम्प्लॉयज, बट एक्सक्लूडिंग शेयर होल्डर्स। याद रखना, यहां शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं हो रहा है। यहां पर पेमेंट होगा या तो किसी थर्ड पर्सन इंडिविजुअल को, या फिर दोस्तों, या फिर अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय को। एम आई क्लियर? अच्छा, यहां पर इंक्लूडिंग इट्स ग्रुप कंपनी, ये कंपनी जो होगी इसकी ग्रुप कंपनी मतलब पेरेंट सब्सिडरी की मेरी रिलेशनशिप यहां काम आएगी। क्या किया इस कंपनी ने? इस इंडिविजुअल या इस कंपनी के एम्प्लॉय से गुड्स, सर्विस या फिर असेट लिए, और बदले में पेमेंट जो किया वो शेयर बेस के फॉर्म में किया, या तो इन कैश या इन शेयर्स। कैश में किया तो वैल्यू बेस्ड ऑन शेयर्स। करेक्ट? ओके सर, तो एंट्री क्या होगी? कंपनी के बुक्स में इंडेस किस पे एप्लीकेबल होता है सर? इंडेस एप्लीकेबल होता है कंपनी पर। तो कहना ही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कौन करेगा? कंपनी करेगी। तो कंपनी ने क्या रिसीव किया सर? या तो गुड्स या सर्विस या एसेट। तो गुड्स और सर्विस और असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट। सर ये जो अमाउंट है ना, ये डिटरमाइन हम करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाला जो अमाउंट है, इसके लिए हम फेयर वैल्यू देखेंगे गुड्स या सर्विस। जीएसए का मतलब गुड्स और सर्विस और असेट, मैंने शॉर्ट्स में लिखा है लेकिन मैं बोलते जा रहा हूं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स, सर्विस और असेट, ये पहली प्रेफरेंस रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास फेयर वैल्यू गुड्स या सर्विस या असेट जो मेरे पास रिसीव हो रहा है उसकी नहीं है, तो फिर मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहती है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है,
ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, किस नाम से लिखूंगा, ये तो मैं समझ गया कि ये क्रेडिट में आने वाला है शेयर बेस्ड पेमेंट, बट इसको मैं इक्विटी बोलूं या इसको मैं लाइबिलिटी बोलूं या क्या बोलूं, या दोनों बोल दूं, शेयर बेस्ड पेमेंट में लाइबिलिटी भी और इक्विटी के लिए रिजर्व भी, क्योंकि जब भी पेमेंट होगा तो यहाँ पे या तो मैं रिजर्व बनाऊंगा या फिर लाइबिलिटी बनाऊंगा। रिजर्व कब बनाऊंगा, अगर पेमेंट्स इज इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब जो मैं पेमेंट करने वाला हूं सामने वाले को, मैं कौन हूं, मैं कंपनी हूं, कंपनी पेमेंट कर रही है सामने वाले को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये मेरे लिए रहेगा इक्विटी, और अगर ये इक्विटी है तो फिर मेरा क्रेडिट होगा यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बीइंग द कंपनी पेमेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो फिर ये मेरी कंपनी की लाइबिलिटी है, और अगर ये कंपनी की लाइबिलिटी है तो ये आ जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स, यस नो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। लेकिन अगर पेमेंट टर्म्स मुझे पता नहीं है, मैं कौन हूं, कंपनी, मुझे नहीं पता, कैश में भी हो सकता है शेयर्स में भी हो सकता है, सर ऐसे कैसे, आगे अपन जब ओवरव्यू देखेंगे तो और क्लियर होगा। मान लो जिस बंदे को मुझे पेमेंट करना है वो मेरे से मांग, उसके हाथ में ऑप्शन है, उसके हाथ में ऑप्शन है, तो कहना है से उसके हाथ में ऑप्शन, वो कैश भी मांग सकता है शेयर भी मांग सकता है, वो दोनों में से कोई एक मांगेगा, तो कहना है मेरी तो लाइबिलिटी है ना, मेरे लिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डे वन पे ये लाइबिलिटी है, और जब ये डे वन पे लाइबिलिटी है तो कहना है आई विल रिकॉग्नाइज इट एज लाइबिलिटी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। ओ गॉट इट सर, लेकिन ऑप्शन विद द इशूअर है, ईश्वर मतलब कंपनी, मेरे पास भी ऑप्शन है, बीइंग द कंपनी मेरे पास भी ऑप्शन है कि या तो मैं शेयर्स में पेमेंट कर दूं या मैं लाइबिलिटी में पेमेंट कर दूं। अब अगर मेरे हाथ में ऑप्शन है तो मेरी जो इंटेंशन है, मान लो मेरे को अगर लाइबिलिटी मतलब कैश में पेमेंट करना है, तो कहना है आई विल क्रेडिट दिस अमाउंट एज शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर मुझे इक्विटी शेयर्स देने हैं तो आई विल क्रेडिट दिस अमाउंट एज शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स, यस नो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज यस। तो यहां तक हमने अभी तक देखा कि शेयर बेस्ड पेमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन अ कंपनी एंड और इंडिविजुअल और कंपनी, जिसमें कंपनी बेनिफिट ड्राइव करती है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स सर्विस और असेट, बट जो पेमेंट हो रहा है वो इधर इन द फॉर्म ऑफ शेयर हो रहा है या इन द फॉर्म ऑफ कैश हो रहा है। लेकिन अगर जब कैश में पेमेंट हो रहा है तो उसकी जो कैश पेमेंट की वैल्यू है वो वैल्यू बेस्ड ऑन शेयर ही निकलेगी। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। और एंट्री क्या है? GSA टू SBP। अब वो रिजर्व होगा, लाइबिलिटी होगी, उसको हम और आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है सर। इन डेज 102 एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि शेयर बेस्ड पेमेंट किस किस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने शेयर्स इशू करे शेयर होल्डर्स को, मतलब बोनस या राइट इशू किया, तो इन डेज 102 इज नॉट एप्लीकेबल। सर अगर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी का सेटलमेंट किया, मतलब 109 और इन डेज 32 एप्लीकेबल हो गया, तो यहां पर 102 एप्लीकेबल नहीं होगा शेयर बेस्ड पेमेंट वाला। या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पर आपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए, तो उस केस में इंडेस 103 में जाना पड़ेगा, ना कि 102, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट वाला स्टैंडर्ड तीन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट यहाँ पे। अच्छा सर, पेमेंट आप कर किसको रहे हो? सर डिपेंड करता है कि मेरी कंपनी इमीडिएटली पेमेंट कर रही है किसी को, एनीबडी अदर देन द एम्प्लॉय, तो एंट्री विल बी GSA टू इक्विटी, GSA टू इक्विटी। करेक्ट, करेक्ट, यस और नो? आंसर इज यस, पक्का सर। किसको पेमेंट करें? किसी थर्ड पर्सन को अदर देन दी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो भाई सामने वाले को अगर मैं कैश पेमेंट करूंगा तो कहना इसे GSA टू बैंक, इमीडिएटली पेमेंट कर रहा हूं। यहां पे पेमेंट कैसे हो रहा है? इमीडिएटली अगर पेमेंट किया है और कैश में पेमेंट किया है तो भाई साहब फिर तो आपको शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया, रोजमर्रा का ट्रांजेक्शन हो गया, फिर तो वो इंडेस 102 के स्कोप के बाहर हो गया। एंट्री हो जाएगी GSA अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, लेकिन वो भी इमीडिएटली, तो फिर वो यहां पे कवर हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी GSA मतलब गुड्स सर्विस असेट, डेबिट टू इक्विटी। लेकिन अगर पेमेंट डेफर्ड है, कुछ समय बाद पेमेंट करने वाली कंपनी, किसको? एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय से ना तो हम गुड्स खरीदने वाले हैं, हमारी कंपनी का ही एम्प्लॉय है जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहा हूं, तो भाई वो मुझे बदले में सिर्फ सर्विस दे रहा होगा मेरे यहाँ जॉब करके, ना मैं उससे गुड्स खरीद रहा हूँ ना मैं उससे असेट्स खरीद रहा हूँ। मेरा एम्प्लॉय मुझे सर्विस दे रहा है, तो सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये पेमेंट किसको हो रहा है कंपनी द्वारा और कब हो रहा है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी हमारी जर्नल एंट्री। एंट्री वही चल रही है अभी।
करेक्ट। लेकिन बस याद रखना ये जो अमाउंट है ये वैल्यू ऑफ सर्विस है, पेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कब आएगा? जब इक्विटी के फॉर्म में हम दे रहे हैं। लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी कब आएगी? जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं लेकिन वैल्यू बेस्ड ऑन द शेयर्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे डिसाइड हो रही है। अब ये इतना बेसिक हमने पढ़ लिया, तो अब आप आ जाओ फटाफट से इधर पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ याद रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। याद रखना व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू सर, मैं आपको बताता हूं। मार्केट प्राइस अगर आपकी शेयर की है 200 और आप एक एम्प्लॉय और आपके पास एक्सरसाइज प्राइस है, ये शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के लिए आपके पास एक्सरसाइज प्राइस है 20 रुपीज, तो द डिफरेंस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। द डिफरेंस इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। व्हाट इज एक्सरसाइज प्राइस? मैं आपको बताता हूं। मेरी कंपनी है, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप बहुत ही होनहार एम्प्लॉय हो, आप बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय हो, आपका वर्किंग बहुत सही है। लेकिन क्योंकि जो जितना अच्छा एम्प्लॉय होगा कहना इसे दूसरी कंपनी सिमिलर इंडस्ट्री में उसे पोच कर सकती है। पोच कर सकती है मतलब अपने यहाँ पे ला सकती है, उसे अच्छा ऑफर देके, यस और नो। तो मैं उसकी सैलरी ना बढ़ाते हुए मैं उसे इक्विटी में ऑफर करूं कि भाई ऐसा शेयर जिसकी मार्केट प्राइस मेरी कंपनी की 200 की है, लेकिन तू अगर 3 साल मेरी कंपनी में रुकता है तो 3 साल बाद तेरे को मेरा शेयर का, मेरा जो 200 रुपए वाला शेयर है वो 20 रुपए में मैं अलाउ कर दूंगा। मतलब तू मुझे 200 रुपए वाला शेयर के लिए बदले में 20 रुपए ही दे। कैन आई से दिस 180 इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू, यस और नो। मुझे क्या मिलेगा? 3 साल की लॉयल्टी, और मेरा एम्प्लॉय भी कहीं नहीं जाएगा, और उसे मैं 200 रुपए वाला शेयर 20 रुपए में दे दूंगा, यस और नो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि मेरी कंपनी मतलब एचडी लिमिटेड विल इशू शेयर्स एट ₹20 आफ्टर 3 years फ्रॉम जो भी डेट्स हैं टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैंने उसको ये ऑफर दिया। नाउ इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं ऑप्शन। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं अपन? ऑप्शन। नाउ वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। अब वैल्यू इस ऑप्शन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो उसकी आज मार्केट प्राइस क्या है? वो जरूरी हो सकता है 180 हो सकता है 180 से कम हो सकता है 180 से ज्यादा हो। तो याद रखना फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज टुडेज करेंट प्राइस ऑफ द ऑप्शन, जो आपने ऑफर दिया है। अब याद रखना, मान लो सपोज वो है 170, ठीक है, बट इफ एम्प्लॉय डज नॉट पे ₹170 फॉर द ऑप्शन रादर देन ही स्टेज विद द कंपनी, या तो वो क्या करे, या तो वो मुझे क्या करे 170 रुपए आज दे दे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि वो मेरी कंपनी में 3 साल तक रुके। तो वो मैं उससे क्या बोलता हूं, भाई तू मुझे 170 रुपए मत दे, तू ये कॉन्ट्रैक्ट आज ही मेरे से ले, बशर्ते तू 3 साल तक मेरी कंपनी में स्टे कर। स्टे कर मतलब सर्विस दे, करेक्ट। तो दैट कॉस्ट ऑफ सर्विस of 3 years is nothing but the fair value of the option. Oh, so the cost of the service is equal to fair value of the option. But याद रखना intrinsic value is the difference between market price and exercise price, which is not equal to fair value of the option because fair value of the option will change day by day. तो आज अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन, आज अगर मैं ऐसा कोई ऑफर अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं कि एम्प्लॉय यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई कंपनी, आपकी मेहनत की वजह से मेरी कंपनी आज इस बुलंदियों पे है, और फॉर द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आई वांट टू ऑफर यू दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यस और नो? यस सर। लेकिन मैं उसको क्या बोल रहा हूं, इस टोकन की आज की फेयर वैल्यू उसे पता होगी, उसे नहीं पता, मुझे तो पता है ना। ये टोकन में क्या बोल रहा हूं कि दिस इज द टोकन, एंड इस ऑफर में मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 साल बाद आप मेरी कंपनी के शेयर जिनकी मार्केट प्राइस 200 है उसको आप 20 रुपए में ले सकते हो, बशर्ते यू हैव टू स्टे इन द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 years, ताकि वो एम्प्लॉय जाए नहीं। यस नो माय डियर फ्रेंड्स, पक्का। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन देख लेते हैं। अभी तक अच्छा फ्लो चल रहा होगा, फटाफट से मुझे बताना, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो दोस्तों 8871296220 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हो। डोंट यू वरी अबाउट इट, आपका भाई आया है, सब कुछ कराएगा, डोंट यू वरी। ओके, याद रखना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। मान लो 1/4/2025 को मैंने मैंने अपने एम्प्लॉयज को ऑफर किए शेयर विद अ वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब 3 साल तक वो मेरी कंपनी में रुके, ठीक है। और ये मैंने ऑफर
करा और ये ऑफर अप्रूव कर दिया बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 1 जुलाई। तो याद रखना जिस दिन ये ऑफर अप्रूव किया है शेयर होल्डर्स ने, उसको मैं बोलता हूं ग्रांट डेट। इन डेज क्या बोलते हैं उसको? ग्रांट डेट। ओके। अच्छा, जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स होंगे सीए इंटर के, जो अभी न्यू सिलेबस में एफआर दे रहे हैं, उन्होंने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा होगा ईशॉप, ये ऑलमोस्ट वैसा है, बस उसका बड़ा भाई। ठीक है। अब 1 जुलाई 2028 को 3 साल बाद, ये 3 साल का जो पीरियड है इसको मैं बोलूंगा वेस्टिंग पीरियड। इतने टाइम तक आपको ऑफिस होल्ड करके रखना है। और उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड मैंने आपको दे दिया 3 मंथ्स, कि 3 महीने में आप ये 20 रुपए का शेयर ले सकते हो। तो दिस इज 1 जुलाई से 3 महीने, तो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन। तो डेफिनेशन क्या बन गई हमारी? 4 टर्मिनोलॉजीज आ गई। एक आ गया ग्रांट डेट। सर ग्रांट डेट क्या होती है? ऐसी डेट जब ऑफर दिया गया किसको? एम्प्लॉयज को, और अप्रूव कर दिया किसने? शेयर होल्डर्स ने, उसको हम बोलते हैं ग्रांट डेट। सर व्हाट इज वेस्टिंग डेट? डेट व्हेन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड। ऐसी डेट जिस दिन से ऑप्शन एक्सरसाइज किए जा सकते, तो यहां से लेके यहां तक। ठीक है। वेस्टिंग पीरियड, डेट बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट इज नोन एज, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो है ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? वेस्टिंग पीरियड। और ये डेट मेरी क्या कहलाएगी? वेस्टिंग डेट। और ये मेरी ग्रांट डेट। ठीक है। व्हाट इज एक्सरसाइज पीरियड? पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट ड्यूरिंग विच ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज इज नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके। अब बैकग्राउंड इसका जानने की जरूरत नहीं, बस याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टाइम पर इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था। गाइडेंस नोट हुआ करता था, गाइडेंस नोट 19। ठीक है। उसमें कुछ फ्लॉज थे, तो इसीलिए IFRS 2 की तर्ज पर इंड AS 102 आया, और वो अब हम पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर में हमें कितने इश्यूज की अकाउंटिंग पढ़नी है? एक तो मुझे पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉयज, दूसरा मुझे पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट विद अदर्स। अदर्स मतलब अदर देन दी एम्प्लॉयज। तो शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉयज में मुझे 3 बातें पढ़नी है। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, दैट इज द ईशॉप जो आपने बचपन में पढ़ा। कैश सेटलमेंट ऑप्शन, अगर मैं शेयर्स के बदले कैश दे रहा हूं, या फिर तीसरा कैश और इक्विटी सेटल्ड दोनों दे सकता हूं। तो ये 3 बातें पढ़नी है मुझे। एसबीपी विद एम्प्लॉयज जो आज का हमारा एजेंडा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की चीजें भी पढ़ाऊंगा, जो कि एसबीपी विद अदर्स है, एसबीपी रिलेटिंग टू ग्रुप है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। अच्छा, इंड AS 101 का मैं सेपरेट वीडियो नहीं लाऊंगा, हर चैप्टर के रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट्स के साथ मैं कर लूंगा, और लास्ट में अगर लगेगा तो एक वीडियो में सेपरेट ले लूंगा, और कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन, स्पेशल इश्यूज मुझे डिस्कस करने रहेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन पर। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन मींस यहां पर कंपनी दोस्तों अपने ही एम्प्लॉय को रोकने के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर कर रही है, और यहां पर पेमेंट हमेशा इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही होगा, कैश के फॉर्म में नहीं होगा। इट इज नथिंग बट द ईशॉप ओनली। करेक्ट? यस नो? आंसर इज यस। ओके। तो चलो अब हम इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन पर आ जाते हैं फटाफट से। तो तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने के लिए कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। मान लो दोस्तों, मान लो मेरे पास है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100। कितने एम्प्लॉयज हैं बेटा मेरे पास? 100 एम्प्लॉयज हैं। हर एक एम्प्लॉय को मैं नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय, ऑप्शन मतलब शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ, दैट इज 10 ऑप्शन। 10 ऑप्शन मतलब 10 शेयर्स। करेक्ट? ऑप्शन के फॉर्म में शेयर्स दे रहा हूं मैं, है ना? अच्छा, इसको मैं ऑप्शन क्यों बोल रहा हूं ये समझ में आया ऊपर जब मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन समझाया। करेक्ट? यस और नो? क्लियर है? ओके। नाउ नाउ वेस्टिंग पीरियड मैंने मेरे एम्प्लॉयज को दिया है बेटा 3 इयर्स का। कितने? 3 इयर्स का। और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है बेटा? 18 रुपीज है। याद रखना, जनरली क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन रहेगी इन केस ऑफ इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन नहीं गिवन है, देन वी विल यूज इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन। ये मैं आपको एग्जाम टिप पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन अगर दोनों गिवन है तो मेरे को फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यूज करना है, क्योंकि दैट इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विच कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? जिसके बदले में मैं उससे पैसे नहीं ले रहा हूं, मैं उसको उतने टाइम के लिए सर्विस देने के लिए बोल रहा हूं। यहां पे हम सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड ईशॉप की बात कर रहे हैं अभी। करेक्ट? ओके। तो कंपनी का खर्चा बुक करना पड़ेगा। कंपनी को कितने साल तक खर्चा बुक करना पड़ेगा? 3 साल का बेटा। 3 साल क्यों? क्योंकि 3 साल तक वो बंदा सर्विस कर रहा है मेरे लिए। करेक्ट?
और बाद में वो मेरे से शेयर्स लेगा, तो कहने से हर एक साल मुझे एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा पक्का, बिकॉज दिस कॉस्ट ऑफ सर्विस मैंने आपको यहां पे बताया भी था, ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोस्त, मैं यहाँ पे एक्सपेंस बुक करूंगा, बिकॉज मुझे कॉस्ट जो मेरे सर्विस जो मुझे वो सर्विस दे रहा है 3 साल, उसके लिए रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना खर्चा। सो कैन आई से आई विल रिकॉर्ड दैट इन द फॉर्म ऑफ एसबीपी एक्सपेंस, करेक्ट। नाउ तो मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं, और सपोज 100 के 100 एम्प्लॉयज 3 साल तक वर्क करने वाले हैं, और 10 ऑप्शन में हर एक एम्प्लॉय को दे रहा हूं। सो कैन आई से 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 18 रुपीज इज माई फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन डिवाइड बाई 3। तो कहना इसे हर साल में 6,000 रुपए का खर्चा बुक करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ ई शॉप। यस नो माय डियर फ्रेंड्स, एसबीपी, करेक्ट। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मान लो मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 100, नंबर ऑफ ऑप्शंस में दे रहा हूं 10, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 18, वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स। लेकिन यहां पर मेरी कंपनी एस्टिमेट करती है कि मात्र 80 एम्प्लॉयज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। मतलब मुझे लगता है 100 में से 20 लोग तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। सिर्फ कितने बचेंगे सर? बचेंगे सिर्फ 80 एम्प्लॉयज। बट और मेरा जो एस्टिमेट था, ये मैंने 80 एम्प्लॉयज क्या लिया, एक एस्टिमेट लिया, कंपनी ने एस्टिमेट लिया, ये एस्टिमेट में चेंज और इसका इफेक्ट होता है प्रोस्पेक्टिव। यस और नो? यस। तो एस्टिमेट स्टैंड्स करेक्ट एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। तो कहना है इसे मैं खर्चा 100 एम्प्लॉयज का पिक करूंगा या 80 का? सर 80 का। तो 80 इंटू 10 इंटू 18, करेक्ट। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मेरा 4800 का पर एनम एक्सपेंस आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम 4800, तो यहां से मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया पिछले 2 एग्जांपल से कि एक्सपेंस हमेशा रिकॉग्नाइज होगा उन एम्प्लॉयज पर जो वेस्टिंग डेट पर कंपनी में अभी भी हैं, और सच एम्प्लॉयज शुड बी एस्टिमेटेड ऑन द ईयर 1 एंड। हर ईयर के एंड पर, मतलब कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर के एंड पर उन एम्प्लॉयज का काउंट हम एस्टिमेट करेंगे और उन पर हम एक्सपेंस बुक करेंगे। कब तक के लिए? उन एम्प्लॉयज के लिए जो वेस्टिंग डेट के लास्ट में रहेंगे, पक्का, जैसे हमने 80 के लिए किया था, करेक्ट। अच्छा, एस्टिमेट में चेंज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हो सकता है। देखो 100 एम्प्लॉयज थे, 80 एम्प्लॉयज मेरा एस्टिमेट है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मैंने 80 का एक्सपेंस बुक किया, बट सेकेंड ईयर में मुझे पता चला, सेकेंड ईयर के लास्ट में मुझे पता चला देयर वर 90 एम्प्लॉयज रिमेनिंग, तो मुझे वो एस्टिमेट चेंज करना पड़ेगा। So, therefore, the amount of expense would also change in the year in which would also change in the year when there is change in the estimate. जैसे ही मेरा एस्टिमेट चेंज होगा तो उसके हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज जो लास्ट ईयर तो मुझे एक्चुअल पता चल जाएगा। अब ऐसा क्या बोलना चाह रहा हूं समझना भाई, मेरे पास थे 100 एम्प्लॉयज, करेक्ट। मेरा एस्टिमेट बोलता है 80 एम्प्लॉयज ही बचेंगे 3 साल के बाद, तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे कितने एम्प्लॉयज पे खर्चा बुक किया? 80। सेकेंड ईयर पर मुझे लगा यार ये जो एम्प्लॉयज है ना, हो सकता है इसमें से 90 बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्किंग एनवायरनमेंट और जो सारी चीजें मुझे नोटिस हो रही हैं उस बेसिस पर, तो मैंने 90 पर बुक कर लिया। बट थर्ड ईयर के एंड पर मुझे पता चला एक्चुअल में ओनली 79 एम्प्लॉयज वेयर देयर, तो कहना इसे मैं फाइनल खर्चा जो इस नंबर पर बुक करूंगा। और हर साल चूंकि ये जो खर्चा है वो चेंज होता जाएगा, बिकॉज ये जो मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे लिया है वो एक एस्टिमेट लिया है, और एस्टिमेट में चेंज, तो इसका इफेक्ट जाएगा प्रोस्पेक्टिव। तो याद रखना, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस वुड आल्सो चेंज इन द ईयर व्हेन देयर इज चेंज इन एस्टिमेट। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इट शुड बी अकाउंटेड प्रोस्पेक्टिवली इन द ईयर ऑफ चेंज। जिस साल चेंज हुआ उसी साल इसको अकाउंट फॉर करते हैं। अब ये बेसिक एग्जांपल्स में हम ना जाके सीधे हम देखते हैं कि एक्सपेंस बुक करने के लिए हमने जो अभी तक फॉर्मूला सीखा वो देखो। मैंने आपको बताया कितने एम्प्लॉयज थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड, ये कंपनी का एस्टिमेट होता है, उसका मल्टीप्लाई मैं करूंगा नंबर ऑफ ऑप्शन से कि कितना ऑप्शन कंपनी ऑफर कर रही है, मल्टीप्लाई करूंगा उसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। अगर फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन ओनली वी विल यूज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, और उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सपायर्ड पीरियड, क्योंकि मुझे हर साल का एक्सपेंस चाहिए दोस्तों। हर साल के एक्सपेंस के लिए मुझे कितना पीरियड एक्सपायर हुआ वो, और डिवाइड बाई टोटल वेस्टिंग पीरियड में निकालूंगा, तो मेरा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, और उसमें से लास्ट ईयर का एक्सपेंस मैं लेस करूंगा, तब जाके मेरा एक्सपेंस पर एनम आएगा। तो यहाँ पे अब हमें धीरे धीरे कुछ बातें समझनी रहेंगी। सबसे पहले मुझे आपको समझाना है
एम्प्लॉय का एक्सपेंस क्या होगा, फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे एस्टिमेट होंगे, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, और अगर स्कीम में कोई चेंज हुआ दैट इज मॉडिफिकेशन तो क्या होगा, अगर कोई स्कीम कैंसिल हुई कैंसिलेशन तो उसमें क्या होगा, और अगर कोई ग्रेडेड ऑप्शन है तो उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ओवरऑल 7 बातों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एम्प्लॉय एक्सपेंस या एक्सपेंस पर एनम कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा हर एक क्वेश्चन में। सपोज 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 3 साल के वेस्टिंग पीरियड के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड, उसका मल्टीप्लाई करने वाले नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, मल्टीप्लाई करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और कितना टाइम पीरियड निकल गया, दैट इज द पीरियड फैक्टर। सपोज ये फर्स्ट ईयर है तो 1/3 आएगा, ये सेकंड ईयर है तो 2/3 आएगा, ये थर्ड ईयर है तो 3/3 आएगा। इससे जाके ये ए बी सी डी, अहमदाबाद इंटू बॉम्बे इंटू कैलकाटा इंटू दिल्ली, ए बी सी डी का मल्टीप्लाई करके हम एक्सपेंस निकालेंगे। बट ये जो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस है और ये जो टोटल सेकंड ईयर का एक्सपेंस है, इस टोटल में से मैं फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस को यहाँ लेस करूंगा, तब जाके मेरा एक्सपेंस पर एनम सेकंड ईयर का आएगा, और ऐसा ही सेम चीज मैं थर्ड ईयर के लिए करूंगा, करेक्ट, तो मेरा एक्सपेंस फॉर करंट ईयर आ जाएगा। तो दिस वाज योर एम्प्लॉय एक्सपेंस या एक्सपेंस पर एनम कैसे निकालना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, करेक्ट। इसी डिटेल में हम आप पढ़ते जाएंगे। आप सोचो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो सोचो आप एफआर में रेगुलर बैच में मैं कितनी डेप्थ में जाता हूँ। अब आता है बेटा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो याद रखना अकाउंटिंग कौन कौन सी डेट्स पे हो सकती है। तो देखो ट्रांजैक्शन पहला क्या होगा, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या होती है, जिस दिन शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी स्कीम, उस दिन कोई एंट्री नहीं होने वाली लाला, याद रखना, उस दिन दोस्तों कोई एंट्री नहीं करनी है। ओके सर, तो फिर हमें कब करनी है एंट्री, सर हमें करनी है या तो ईयर एंड पर या तो एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। अगर हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल से कम का है, वेस्टिंग पीरियड दोस्तों 1 साल से कम का है, तो फिर हमारा एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा। या फिर जनरली अगर मान लो वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, 2 साल का है, ऐसे केस में भी फर्स्ट ईयर एंड पर एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय, अभी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कैसे एंट्री बन रही है, मैंने तो आपको रेगुलर में ये भी बताया, बट अपने को वहां पे नहीं जाना है, अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो याद रखना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं यहाँ पे ईशॉप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंसिडरेशन में शेयर्स देने वाला हूँ, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। अच्छा, ये जो मैंने एक्सपेंस बुक किया है इसको मैं पीएनएल में ले जाऊंगा, सो बीइंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ट्रांसफर टू पीओरएल। सो ये 2 एंट्री होंगी फर्स्ट ईयर के एंड पर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और उस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अब आई अगली, ऐसे हर साल ईयर एंड पर होती जाएगी, हर एक वेस्टिंग पीरियड के एंड पर, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज डेट पर, जिस दिन एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा, सो कहना है एम्प्लॉय विल पे, जिस दिन एम्प्लॉय पे करेगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, क्योंकि ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है, मान लो 3 साल है तो 3 साल में ये 3 बार क्रेडिट होगा, तो ये टोटल अकुमुलेटेड अमाउंट यहाँ पे अगेन ये जो ये तो ऑलरेडी आ चुका है अपने पास, करेक्ट। अब जो पैसा एम्प्लॉय ने दिया वो भी तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में आएगा, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है ये शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम से रिलेटेड है, तो ये कहां जाने वाला है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में। इस शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से हम इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे, या तो हम लिखेंगे टू इक्विटी, और अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर गिवन है तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अदरवाइज हम लिख देंगे टू इक्विटी, बिकॉज यू नो बेसिक्स में अपन जब उसका रिवीजन लेंगे तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स उसको ऑफर करने वाले हैं, बिकॉज ये ईशॉप है, करेक्ट। लेकिन सुनो, अगर कोई ऑप्शन लैप्स हो गया दोस्तों, ऑप्शन लैप्स हो गया एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया और एम्प्लॉय ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो कहना इसे वो लैप्स हो जाएंगे, और जब वो लैप्स हो गया तो मेरे पास तो ऑलरेडी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा हुआ है। अब चूंकि स्कीम ही खत्म हो गई तो इस पैसे को मैं क्या करूं यार, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है इसमें जमा किया हुआ अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ एसबीपी के लिए यूज हो सकता है, लेकिन चूंकि स्कीम खत्म हो गई है तो बेटा हम फिर इसके लिए कहा जाएंगे, जनरल रिजर्व में। याद रखना दोस्तों, ये बात इंड एस ने नहीं बोली है, इंड एस इस मामले में साइलेंट है, ये बात हमारा आईसीएआई करता है, तो हम भी वही करेंगे। इंड एस ने इस पे कुछ भी नहीं बोला इंड एस ने, लेकिन आईसीआई बोलता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट जो भी है वो बैलेंस कहां पलटा दो आप, जनरल रिजर्व में, करेक्ट, ताकि जनरल रिजर्व चूंकि हमारा फ्री रिजर्व रहता है, करेक्ट। ओके, याद रखना कोई भी जनरल एंट्री नहीं हमें पास करनी उन ऑप्शंस के लिए जो लैप्स हो गए कब, वेस्टिंग पीरियड में, वेस्टिंग पीरियड में कोई भी एंट्री पास
नहीं, वेस्टिंग पीरियड में जो ऑप्शन लैप्स हो गए उनके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होने वाली दोस्तों। ओके, अगर किसी ईयर में एक्सपेंस नेगेटिव है तो हम उसके लिए एंट्री जो करेंगे वो रिवर्स एंट्री करेंगे। मान लीजिए मेरा यहाँ पे -6000 आता तो मेरी एंट्री होती शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जनरली मेरी एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 6000 मतलब, लेकिन अगर मेरा एक्सपेंस नेगेटिव है किसी साल तो मैं रिवर्स एंट्री पास करूंगा। दिस वाज द ओनली थिंग। तो यहाँ अब इतना कंसेप्ट हो चुका है कि हम एक आधा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल का है, लप्पू सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़े, फिर हम बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक एंटिटी है जिसने 100 शेयर्स अपने इशू करे हैं, किसको? 100 शेयर्स मतलब इनको बोलेंगे अपन ऑप्शंस, पक्का इसको बोलेंगे अपन ऑप्शन। सर किसको? 2000 एम्प्लॉइज को, सब्जेक्ट टू अ सर्विस कंडीशन। क्या है इसमें शर्त? क्या रखी कंपनी ने? सर्विस कंडीशन देनी, फुलफिल करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। किसको? एम्प्लॉय को। ठीक है, ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 200 रुपीज। लेकिन मुझे ग्रांट डेट वाली फेयर वैल्यू की जरूरत, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन की जरूरत यहाँ पर है, और मेरे को किसकी जरूरत होती है सर? यहाँ पर मेरे को जरूरत होती है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। क्या मेरे पास ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है? हाँ सर है, 200 रुपीज पर ऑप्शन। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है दैट एम्प्लॉय विल रिमेन इन सर्विस, 95% एम्प्लॉय रहेगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और ये एस्टिमेट 95 से 92% हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ये आपका आईसीआई का एग्जांपल 34 है स्टडी मटेरियल का, जो लेटेस्ट May 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए इंस्टीट्यूट ने इशू किया था। रिवाइज टू 92% एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, और लास्ट ईयर में 88% है, और वो अपने को बोलता है पास करो भैया जनरल एंट्री। तो पहले अपने को ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, मेरे टोटल एम्प्लॉइज कितने से? 2000, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो कितना एस्टिमेट है? 95%, तो कहना इसे 1900 एम्प्लॉइज रहेंगे, इनके लिए मैं खर्चा बुक करूंगा। बट ये एस्टिमेट रिवाइज होके कितना हो गया? 92% हो गया सेकेंड ईयर में। तो कहना इसे 2000 का 92%, 1840 एम्प्लॉइज पर मैं खर्चा बुक करूंगा। लेकिन थर्ड ईयर पर 88% हो गया, तो मेरे एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे? 2000 इंटू 88%, दैट इज 1760। ये लास्ट में मेरे इतने बचे। करेक्ट। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने दे रहा हूं? 100। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 200 200 200। पीरियड फैक्टर फर्स्ट ईयर में मैं कितना लिखूंगा? 1/3, यहाँ पे 2/3, और यहाँ 3/3, या फिर 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन सबका मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इतना आया, और यही मेरा एक्सपेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर है। अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन 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 इसमें लास्ट ईयर का एक्सपेंस भी बुक है, इसको मैं लेस करूंगा तो ये मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस बुक होगा, याद रखिएगा। और ऐसा ही सेम थर्ड ईयर में करना है। लास्ट ईयर का आएगा 352, इसमें से लेस कर दिया मैंने, और ये जैसे ही मैंने लेस किया दोस्तों तो यहां पर कितना हो गया? यहां पर थर्ड ईयर का एक्सपेंस आ गया इतना। करेक्ट। अब चार्टर्स हमको पास करनी है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ईयर 1 का फिगर ये वाला आ गया, ईयर 2 का फिगर ये वाला आ गया, ईयर 3 का फिगर ये वाला आ गया, और सेम फिगर पीएनएल में हर साल जाएगा, पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बट थर्ड ईयर में जब जब शेयर एक्सरसाइज करेगा एम्प्लॉय, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट टू इक्विटी कर दी जाएगी, पक्का। जब शेयर होल्डर एम्प्लॉय हमारा शेयर होल्डर बनेगा बाई स्कीम ऑफ एसबीपी, तो कहना इसे ये जो पूरा रिजर्व में अमाउंट है वो कहां चला जाएगा? इक्विटी में। क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर नहीं गिवन थी, तो मैंने पूरा अमाउंट इक्विटी में लिख दिया। नाउ इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल द रिजर्व्स। नाउ मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन समझनी है, तो वो अपन क्वेश्चंस के साथ साथ ही देखते चलेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। बट यस, मैं इसमें एक केस आपको बता देता हूं। एक केस अपने को देखना है यहाँ पर, केस नंबर 4, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू लीव है हमारे पास 3% पर एनम। हर साल मेरे कितने जाएंगे? 3% पर एनम। ये मेरी फर्स्ट ईयर पर है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 मुझे पता चलता है एक्चुअल में मेरे 5% चले गए, बट डे 1 पे तो मैं एस्टिमेट ही करूंगा। करेक्ट, यस। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 दोस्तों एक्सपेक्टेशन मेरी 6% हो गई ओवर एंटायर वेस्टिंग पीरियड, पूरे वेस्टिंग पीरियड में मेरी 6 हो गई। और एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द ईयर एंड 3 इज 350। तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं बेटा? मेरे टोटल एम्प्लॉइज मैंने दिए 500, और वेस्टिंग पीरियड है 3 ईयर्स। केस 3 में मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे कितने हैं?
500, लेकिन मेरा 20, सॉरी केस 4 था हमारा, इसमें 3% पर एनम के हिसाब से मैं डे 1 पे ही ये एस्टिमेट करेक्ट कर दूंगा। ये इतना एस्टिमेट लेके आऊंगा। 456 एम्प्लॉय, 500 माइनस 3% माइनस 3% माइनस 3%। सर क्यों किया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव, जो छोड़ने वाले हैं, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है 3% पर एनम, मतलब 3 साल तक 3% कम होते जाएंगे, तो टोटल लास्ट ईयर मेरे बचेंगे 456। लेकिन ये एस्टिमेशन चेंज हो गया, 6% हो गया, लेकिन ये ओवर एंटायर वेस्टिंग पीरियड हो गया, मतलब एक ही बार मुझे माइनस करना है। ओ, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए फोर्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि रेगुलर केस में तो मैंने आपको, रेगुलर बैच में तो 6-7 केस करवाए हुए हैं। करेक्ट। नाउ 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 लास्ट ईयर अपने को गिवन है कि भाई बचे इतने एक्चुअल में, तो लास्ट ईयर में मैं 350 एम्प्लॉइज का ही बुक करूंगा। ओके, नाउ केस नंबर 4 के बाद 5 भी इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड मेरा 3% पर एनम, एम्प्लॉइज वांटेड टू लीव ओवर वेस्टिंग पीरियड, एक्चुअल लेफ्ट है 10, ईयर 2 में रिवाइज एस्टिमेशन है 5%, बट एक्चुअल लीव हुए हैं 30, और थर्ड ईयर में मेरे पास एक्चुअल लीव हुए हैं 40। जब मुझे डे 1 पे तो मेरा एस्टिमेशन ही चलेगा, तो 500 माइनस 3%, 3%, 3%, 456। बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मुझे फर्स्ट ईयर के एक्चुअल पता चल जाएंगे 10, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मुझे एक्चुअल लेफ्ट इन 30 ये भी पता चल जाएगा, और मेरा 5% मेरा जो एस्टिमेशन है वो भी जाएगा कि भाई नेक्स्ट ईयर मेरे 5% और चले जाएंगे, 437। और लास्ट ईयर में मुझे पता है कि मेरे 10 पहले साल गए, 30 सेकेंड ईयर गए, और 40 इस साल गए। देखो बच्चों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, सर ये 500 में से 10 तो आपको चलो पता चल जाएंगे, ये 460 के लिए आपने 30 और लेस की, ये कैसे पता चला? बेटा ईयर एंड 2 पर अपन एंड में इस एक्सपेंस को बुक करेंगे, तो कहना है सेकेंड ईयर की एंड तक, सेकेंड ईयर की एंड तक मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे 30 एम्प्लॉय और चले गए हैं। हाँ, तो एक्चुअल लेफ्ट इन सेकेंड ईयर भी मुझे लेना पड़ेगा, और मेरा एस्टिमेशन अभी इतना है। करेक्ट। लेकिन फर्स्ट ईयर एंड पे नहीं आ रहा है, ये एस्टिमेशन में लूंगा डे 1 पर कितने, तो इस वजह से मैंने 3%। करेक्ट। बस ये इंपॉर्टेंट है 4 और 5, बाकी इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसी बात नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अपन, ये तो एसएम का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने ग्रांट किए हैं अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2010, अगर वो रिमेन करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31 मार्च 2030। ठीक है, 3 साल तक अगर वो रहते हैं, फर्स्ट ईयर एंड पर एबीसी लिमिटेड को लगता है 91%, 91% एम्प्लॉइज रहने वाले हैं इन द एम्प्लॉयमेंट, और सेकेंड ईयर के एंड पे लगता है 89% रहने वाले हैं, थर्ड ईयर के एंड पे लगता है 82% ही रहेंगे। तो वो बोलता है कि आप इसके लिए जनरल एंट्रीज पास कीजिए। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए अपन ने क्या किया भाई, अपने को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन थे, तो अपन ने क्या किया 91%, 89%, 82% ही ले लिया। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं ये भी गिवन नहीं है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉयज शेयर ऑप्शंस विद अ फेयर वैल्यू, डायरेक्टली उन्होंने फेयर वैल्यू दे दी 5 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन देके रखी है 5 लाख। ये इसलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अटपटा क्वेश्चन है, अगर नहीं किया तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं उसको डेटा तो मिसिंग नहीं है, बट ये सही है। नंबर ऑफ ऑप्शन चूंकि कुछ भी नहीं है, तो अपन एक ऑप्शन मान के चलेंगे। ठीक है, और पीरियड फैक्टर 3 इयर्स, और ऐसे करके अपन अमाउंट निकाल लेंगे फटाफट से, अपना एक्सपेंस फॉर करंट ईयर आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का तो सेम रहेगा, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, और क्यूमुलेटिव मतलब टोटल एक्सपेंस और करंट ईयर का एक्सपेंस। सेकेंड ईयर में क्यूमुलेट हमारा इतना रहेगा, लेकिन इसमें से करंट फर्स्ट ईयर का लेस करेंगे जो ऑलरेडी पिछले साल का था, तो मेरा करंट ईयर सेकंड ईयर का आ जाएगा, और सेम गोज विद द थर्ड वन। करेक्ट। और फिर एंट्री एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व P&L टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। करेक्ट। ये आरटीपी May 23 का एक क्वेश्चन है, आरटीपी May 23 का एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और आईसीआई की स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। इसको अपन देख लेते हैं फटाफट से। एक एंटिटी ए है जो रन करती है कॉपर माइनिंग बिजनेस, क्या रन करती है? कॉपर माइनिंग बिजनेस, और उसका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया ऑन द शेयर्स अक्रू टू द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करके रखे हुए हैं। तो now, if the condition is met, employees will receive the shares together with the dividends that have been declared on those shares during the 3 years. अगर कंडीशन मेट हुई तो वो डिविडेंड देंगे जो उन्होंने डिक्लेयर करके रखा है। एंटिटी एस्टिमेट्स करती है, एंटिटी क्या करती है बेटा? एस्टिमेट करती है। किस चीज का एस्टिमेशन कर रही है एंटिटी?
तो यहाँ पर एंटिटी ने एस्टिमेट किया ऑन 1 अप्रैल 2010 को दैट इट्स शेयर्स आर वैल्यूड एट ₹10। द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू है ₹10। Entity A prepares its annual financial statements for the year ended 31st March and on 1st April 2010 it estimates that 800 shares will waste। मतलब उसने क्या बोला है, 800 shares will waste at the first year का, ये at the end of the first year 31st March 2011। देखो यहां से चालू हुई स्कीम और यहां पर फर्स्ट ईयर में 800 शेयर्स वेस्ट होंगे, जो कि इट हैज रिवाइज दिस एस्टिमेट टू 780 एट 31st March 2012 और फर्दर ये रिवाइज हो गया 750 जब 31st March 2013 तक पहुंचे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टिल एम्प्लॉयड ऑन दैट डेट। मतलब फर्स्ट ईयर में वो एक्सपेंस जो बुक कर रहे हैं वो 800 एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में दोस्तों 780 के लिए और थर्ड ईयर में दोस्तों 750 के लिए। करेक्ट, एम आई क्लियर? ओके, पक्का? ये लास्ट में उसके बचे हैं, पक्का? ओके, बट सुनो, ये फर्स्ट ईयर में उसने डे 1 पे एस्टिमेट किया था, लेकिन ईयर 1 एंड पर अगर मैं बात करूं, बट दोस्तों एक सेकेंड ना, 1 अप्रैल को 800 शेयर लैप्स, 800 शेयर उसका एस्टिमेट है, वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसका एक्चुअल एस्टिमेट ये 800 ना होके 780 हो गया। तो कहना है फर्स्ट ईयर पे मैं जल्दी में शायद 800 शेयर बोल गया, सॉरी 780 शेयर्स वेस्ट होंगे, सेकेंड ईयर में 750 और लास्ट ईयर में अगेन इट इज 750 ओनली, 750 ऑन द। तो देखो 31st March 2011 780 शेयर्स, फिर 31st March 2012 750 और 750 शेयर्स अगेन 31st March 2013। तो तीनों साल के इसमें अपने को डेटा दे के रखा है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने को कुछ भी घटा के या बढ़ा के नहीं बोलना है, ठीक है। बस याद रखना डेट, ग्रांट डेट वाला अपन नहीं लेते क्योंकि पहली एंट्री अपन ईयर एंड पर करेंगे, करेक्ट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टिल एम्प्लॉयड ऑन दैट डेट। 1 अप्रैल 2010 को एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम एंटिटी ए प्रोविजनली ऐसा उन्होंने डिसाइड किया अवार्ड इट्स सेल्स एम्प्लॉइज 1000 एंटिटी शेयर्स रिसीवेबल ऑन 31st March 2013। मतलब 1000 एम्प्लॉइज को ऐसा उन्होंने 1000 एंटिटी ए जो नाम है कंपनी का नाम है एंटिटी ए, तो उसके 1000 एम्प्लॉइज को ऐसी स्कीम वो ऑफर कर रहे हैं, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को, प्रोविजनल बेसिस। बट हमें तो पता चल गया 780 क्या है हमारे फर्स्ट ईयर में, 750 हमारा सेकेंड ईयर और 750 हमारा थर्ड ईयर, और हमने अकॉर्डिंगली एक्सपेंस बुक किया। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने दिए ये इस क्वेश्चन में अपने को गिवन नहीं है। अच्छा, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द above share based payment awards based on the satisfaction of the condition that the sales employee must remain in the employment until 31st March 2013, the requirement to remain in the employment in service condition and would not be reflected in the fair value of the share awards। ठीक है, तो उसने अपने से ट्रीटमेंट पूछा है 102 का, तो अपन कर देंगे भाई 780 750 750 और वन ऑप्शन पर एम्प्लॉय। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ₹10 गिवन है अपने को क्वेश्चन में, पीरियड फैक्टर 1/3 2/3 3/3 और ये जाके हमारा टोटल आ जाएगा। एक्सपेंस पर एनम भी अपन ने निकाल लिया और अपने को एंट्री भी पास करनी है क्योंकि उसने पूछा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अपन एंट्री भी पास करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, यही जो फर्स्ट ईयर का करंट ईयर का एक्सपेंस, सेकेंड ईयर का एक्सपेंस और थर्ड ईयर का एक्सपेंस। क्यूमुलेटिव वाले से बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ऐसा मत करना, और फिर यही सेम एक्सपेंडिचर P&L में ट्रांसफर कर दें। आप ये ऐसे मत करके आना, आपको पूरा ये सिस्टमेटिक हर एक साल का करना पड़ेगा, आप ऐसे टेबल बना के मत आ जाना। ओके, नाउ ये तो फोर्थ भी सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब हम आते हैं फोर्थ बात पे। मैंने आपको बताया था ई शॉप में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अगर आप देखोगे थिंग्स टू स्टडी में, तो मैंने आपको यहाँ पे कितनी बातें बोली थी सर, 7 बातें। नंबर 1 हमारा खत्म, अकाउंटिंग खत्म, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज खत्म। अब हमारे फोर्थ वाले वेस्टिंग पीरियड पर, वेस्टिंग पीरियड पर फटाफट से आ जाते हैं वेस्टिंग पीरियड पर। ओके, वेस्टिंग पीरियड डिपेंड करता है दो चीजों पे, या तो वेस्टिंग कंडीशन कंपनी दे रही है या कोई वेस्टिंग कंडीशन ही नहीं कंपनी। सर वेस्टिंग कंडीशन में दो तरीके की कंडीशन कंपनी एम्प्लॉय को बोल सकती है, या तो एक होगी सर्विस कंडीशन, क्या होगी परफॉर्मेंस कंडीशन। क्या होगी सर, या तो सर्विस कंडीशन या फिर परफॉर्मेंस कंडीशन। व्हाट इज सर्विस कंडीशन? भाई मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला कि यू हैव टू स्टे इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 4 इयर्स, तभी आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखो वही बात बोल रहा है यहाँ पे, अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉय हैज टू स्टे
with the company for certain number of years which is known as wasting period. कितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए? जब तक कि वेस्टिंग पीरियड चल रहा है उतने साल का वेस्टिंग पीरियड होता है. मान लो मैंने एम्प्लॉय को बोला कि आपको 4 साल तक रुकना है, तो कहना है से 4 years इज माई सर्विस कंडीशन and 4 years is nothing but my wasting period of the company. Yes, no, my dear friends. Answer is yes. Now, परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होती है दोस्तों? तो परफॉर्मेंस कंडीशन देखने के लिए डिपेंड करता है दो तरीके की कंडीशन. एक होती है नॉन मार्केट कंडीशन और एक होती है मार्केट कंडीशन. व्हाट इज नॉन मार्केट कंडीशन? नॉन मार्केट कंडीशन में टारगेट कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय को दिए जाते हैं. मतलब यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस कंडीशन में ना कंपनी एम्प्लॉय को कुछ टारगेट देती है और अगर वो टारगेट अचीव कर लेता है एम्प्लॉय, अगर वो टारगेट अचीव कर लेता है एम्प्लॉय, तो कहना से एम्प्लॉय को एसबीपी स्कीम मिल जाएगी. अच्छा, कई बार ऐसा होता है सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशन दोनों साथ में दी होती है, तो दोनों कंप्लाई करनी पड़ती है एम्प्लॉय को. डिपेंड करता है केस बाय केस. ना टारगेट यहाँ पे नॉन मार्केट कंडीशन में किस तरीके दिया जाता है कि भाई आप फॉर एग्जांपल इतने परसेंटेज ऑफ सेल इंक्रीज कर दीजिए, कंपनी का टर्नओवर इतना बढ़ा दीजिए, प्रॉफिट अगर आपने इतना पहुंचा दिया तो आपको ये मिल जाएगा. आपके कंपनी के अर्निंग पर शेयर आपको इतना पहुंचाना है, या आप इतने परसेंट कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस कर दो. तो ये सारे के सारे नॉन मार्केट कंडीशन कहलाती है. ये कंपनी की आंतरिक बातों का टारगेट अगर एम्प्लॉय को अपन ने दिया है, तो वेस्टिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द टारगेट. हेंस वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेटेड. कब एस्टिमेट करते हैं? जब टारगेट अचीव होगा, क्योंकि यहाँ ईयर की बात हुई नहीं, यहाँ तो बात किसकी हुई है? सिर्फ परफॉर्मेंस कंडीशन, उसमें भी नॉन मार्केट कंडीशन. तो यहाँ पर जब तक एम्प्लॉय ये फुलफिल नहीं कर देता टारगेट, तब तक उसका वेस्टिंग पीरियड चलता रहता है. और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड. हमें लगता है एम्प्लॉय ने बोला कि सर इतना इतनी से, मान लो मैंने बोला मेरी एम्प्लॉय को कि यू कैन हैव योर शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम. मैं आपको 200 रुपए वाला शेयर 20 रुपए में दूंगा, लेकिन लेकिन आपको अपनी कंपनी की सेल है ना वो 10% से इंक्रीज करनी है. फिर एम्प्लॉय बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं, आई कैन डू दिस इन द नेक्स्ट 3 years. तो कहना इसी 3 years ना एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड. बस दिस एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड इज रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एट एवरी ईयर एंड. समझे? हर ईयर पर हम इसे रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे अगर जरूरत लगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ईयर डिसाइड नहीं था, टारगेट डिसाइड था. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन है, आगे क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत काम आएगा. सर अगर मैं बात करूं मार्केट कंडीशन की, सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगी एक लिंक टेलीग्राम चैनल की, और वहां पर इसकी ड्राइव भी रहेगी. यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आपको नोट्स की भी लिंक मिल जाएगी. सो डोंट यू वरी अबाउट इट. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मार्केट कंडीशन दिए तो आपको ऐसा परफॉर्मेंस करना अचीव कराना पड़ेगा. बीइंग द एम्प्लॉय ऐसा टारगेट मिलेगा कि आपको परफॉर्मेंस कंपनी का ऐसा बढ़ाना पड़ेगा ताकि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स बढ़ जाए. मार्केट प्राइस तो भाई इंटरनल फैक्टर से नहीं बढ़ती, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती. तो इस तरीके का टारगेट मार्केट कंडीशन कहलाता है. इस सिचुएशन में कंपनी एस्टिमेट करती है वेस्टिंग पीरियड और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करती है ओवर द एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड. अब मान लो यहाँ ईयर्स तो नहीं दिए, लेकिन मान लो कंपनी ने एस्टिमेट किया इतना सा, क्योंकि एम्प्लॉय से बात करके जो वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट हुआ, वो एम्प्लॉय ने बोला कि सर 4 साल, और अपन ने एस्टिमेट कर लिया 4 साल वेस्टिंग पीरियड. बट एक्चुअल में 4 साल हो गए, लेकिन ये टारगेट नहीं अचीव हुआ और माइट भी नेक्स्ट ईयर हो जाए. तो कहना इसे एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड, एक्चुअल जो मेरा वेस्टिंग पीरियड है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा इसमें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए. देखो, हमने टारगेट दिया कि भाई मार्केट प्राइस आप 120 रुपए तक पहुंचा दो. अभी है मार्केट प्राइस 88 रुपीज हमारे कंपनी की शेयर की, करेक्ट? तो अगर वो एम्प्लॉय इतनी पहुंचा देता है, तो इतने के लिए उसने बोला कि सर एटलीस्ट इसमें एस्टिमेट कर लो आपकी 4 साल लगेंगे. कितना? 4 साल. नाउ दिस 4 years इज एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, करेक्ट? बट एम्प्लॉय ने दिन रात एक कर दी भाई साहब, दिन रात एक कर दी, और 3 साल में ही कारनामा कर दिया. 3 साल में ही कारनामा कर दिया. 3 साल में जब ये कारनामा कर दिया ना दोस्तों, तो कहना ही से मैंने जो एस्टिमेट किया था वेस्टिंग, ये एक्चुअल है और ये एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है? तो कहना ही से मैंने तो सोचा था कि 4 साल तक खर्चा बुक करना है, बट ये थर्ड ईयर में ही उसने कंडीशन मीट कर ली, तो सारा का सारा जो रिमेनिंग खर्चा है ना, वो थर्ड ईयर में ही हम खत्म कर देंगे. देखो ये वही बात लिखी है कि अंडर दिस, जस्ट मिनट, ठीक है, under this situation company estimates wasting period and expense are recognized over estimated wasting period.
इफ एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड इज लेस देन द एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, मतलब एक्चुअल में मेरे को 3 साल ही लगे, मैंने सोचा था 4 साल लगेंगे, देन एंटायर रिमेनिंग पीरियड एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड, मतलब थर्ड ईयर में ही हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में मुझे लग गए 4 और एस्टिमेट मैंने करे थे 3, तो याद रखना 3 से ज्यादा आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो विच एवर इज लोअर यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। क्या नहीं से ये बात समझ में आ रही है या नहीं? सर आ रही है। सर अगर एक्चुअल ज्यादा है एस्टिमेटेड कम है तो एस्टिमेटेड पे ही, सर एक्चुअल कम है और एस्टिमेटेड ज्यादा है तो एक्चुअल पे ही सारा खत्म कर दो। याद रखना यहाँ पीरियड फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा, और कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी होगा जहां पर दोस्तों आपको आपको सर्विस कंडीशन एज वेल एज परफॉर्मेंस कंडीशन दोनों साथ में दी होगी, तो फिर आपको दोनों कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन वैसे ही करेंगे, बट अभी अपन आ जाता है नॉन वेस्टिंग कंडीशन पर। नॉन वेस्टिंग कंडीशन मतलब यहाँ वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं। इस केस में पता क्या होता है, इन सच केसेस देयर आर नो वेस्टिंग पीरियड, हेंस एंटायर एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। सारा का सारा खर्चा हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? एक्सरसाइज करते वक्त। और यहां पर हम एम्प्लॉय को एक पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि भैया जैसे ही आपने एक्सरसाइज की अब अगले 2 साल तक आप ये शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। इसकी वजह से इम्पैक्ट एक्सपेंस पर नहीं आता जो कंपनी ने खर्चा बुक करके रखा है। तो इन सच केसेस देयर आर पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, वही बात बोलिए, ऑन सेल ऑफ शेयर्स, बट दैट डज नॉट इम्पैक्ट एक्सपेंस रिकॉग्निशन, एक्सपेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड। हमने बस यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड नहीं है, वेस्टिंग पीरियड नहीं, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी, तो हमने शेयर डे 1 पे ही दे दिए। डे 1 पे उसने अगर एक्सरसाइज कर ली तो उस बेसिस पे हम खर्चा बुक कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान से, हम पोस्ट वेस्टिंग सेल की कंडीशन डाल देंगे कि भाई इतने टाइम पीरियड तक आप कंपनी के शेयर्स नहीं बेच सकते। कैन आई से इट इज क्लियर? ओके, अब आ जाओ इसके बाद के क्वेश्चंस पर फटाफट से। चलिए तो अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पर जो कि गिवन है आपको टेक्स्ट बुक का, बट मैं इससे बेटर, हाँ इस पे ही चलते हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। एक एंटिटी है जिसकी रिपोर्टिंग डेट है एंड होती है 31 दिसंबर को। 1 जनवरी 2021 को उसने 100 शेयर ऑप्शंस अपने 500 एम्प्लॉइज को ऑफर करे। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, इस कंडीशन पे कि एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं एंटिटी में वो कब तक वर्क करेंगे? 31 दिसंबर 2023, मतलब 22 21 22 23, 3 इयर्स तक। एट द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 15 रुपीज, 15 रुपए उनकी ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू है। वो बोल रहा है कैलकुलेट करो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस जो इसमें बुक होगा हर साल का बेस्ड ऑन द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को कुछ डिटेल भी गिवन है। 2021 में 20 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए और एंटिटी को एक्सपेक्टेड है कि 20% ऑफ टोटल 500 में से टोटल लीव करके जाएंगे ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। 2022 में फर्दर 20 एम्प्लॉयज और छोड़ के चले गए और एंटिटी को अभी एक्सपेक्टेशन है कि 15 और छोड़कर जाएंगे, और फर्दर 2023 में 10 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। तो कहना है हमारा एस्टिमेशन क्या है? फर्स्ट ईयर में हमारा एस्टिमेशन है 20% जाएंगे टोटल, तो टोटल 500 माइनस 20% ओवरऑल 3 साल के अंदर, तो 400 के नाम पे हमने खर्चा बुक किया। बट दोस्तों सेकेंड ईयर में ये एस्टिमेशन कितना हो गया? 15%, तो 500 माइनस 15%, तो हमने 425 एम्प्लॉयज पर ही बुक किया। और थर्ड ईयर में तो मुझे एक्चुअल पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में मेरे गए 20, सेकेंड ईयर में गए 20 और थर्ड ईयर में गए 10, टोटल मेरे गए कितने? 50 एम्प्लॉयज, तो 450 एम्प्लॉयज पर मैं खर्चा लास्ट ईयर में बुक कर रहा हूँ। हर साल मेरा एस्टिमेट चेंज हो रहा है, करेक्ट? ऑप्शंस कितने दिए? 100। फेयर वैल्यू ऑप्शन, बस यहां से तो खेल आसान है पूरा। पीरियड फैक्टर अगेन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस मैनुअल जो ओल्ड सिलेबस में एक जमाने में होता था, है ना, जब गाइडेंस नोट 19 होता था, और ये 102 में भी है, तो अपन इसको कर लेते हैं। एक हर फर्स्ट ईयर की बिगनिंग पर एंटरप्राइज ने ऑप्शन ग्रांट करे हैं 300, कितने एम्प्लॉयज को? 1000 एम्प्लॉयज को। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ क्या है? 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ, जो टोटल वेस्टिंग पीरियड और एक्सरसाइज पीरियड मिला के 6 साल, जिसमें से वेस्टिंग और एक्सरसाइज पीरियड है 3 ईयर्स ईच, मतलब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड, करेक्ट सर? फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ₹15, और हर साल एक्सपेक्टेड फोर फीचर है, मतलब इतने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे 3%। एक्चुअल फोर फीचर ड्यूरिंग ईयर 1 इज 5%। एट द एंड ऑफ ईयर 1 द एंटरप्राइज स्टिल एक्सपेक्ट्स द एक्चुअल फोर फीचर वुड एवरेज टू 3% पर ईयर ओवर द 3 ईयर्स पीरियड, मतलब उसको उसके बाद लगा 3, तो देखो डे 1 पे तो अपना 3% ही है, हर साल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर ईयर लिखा है, मतलब पर एनम ही है। हमने केस नंबर 4 पढ़ा था ऊपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के टाइम पे,
यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। तो वैसे ही हमने क्या किया, 1000 माइनस 3%, 3%, 3% कर दिया। याद रखना ये एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग द ईयर 2, हाउएवर द मैनेजमेंट decides that the rate of forfeiture is likely to continue to increase and the expected forfeiture rate is for the entire award is changed to 6% per year। अब सेकेंड ईयर में उसका एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना हो गया, 6% पर एनम चेंज हो गया, तो ये 3 साल के लिए लेस हो जाएगा। ये हो गया 830। Now it is also assumed that 840 employees have actually completed 3 years vesting period। कंपनी ऐसा एज्यूम करती है कि 840 एम्प्लॉयज कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे 840 ले लिया लास्ट। वो बोल रहे हैं भैया कैलकुलेट करके बताओ रेम्यूनरेशन एक्सपेंस। यही इसमें डिफिकल्ट पार्ट था, बाकी तो सब सेम है। देखो 300 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, तो 300 हर साल इंटू फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 15, 3 साल वेस्टिंग पीरियड 1/3, 2/3, 3/3, टोटल एक्सपेंस हो गया कितना। और ये जो एक्सपेंस आया है, ये जो एक्सपेंस आया है इसमें से प्रीवियस ईयर का लेस कर दो, तो आपको सिर्फ एक्सपेंस पूछा था, तो एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं थी, खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 जो इंस्टीट्यूट का है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आईसीआई का, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी मटेरियल का। एक्स लिमिटेड ग्रांट करती है 10 शेयर्स अपने 1000 एम्प्लॉइज को ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भैया रिमेन सर्विस में रिमेन रहना है, और एंड लिखा है दोस्तों, यहाँ पे एंड लिखा है। और एंटिटी क्या चाहती है, एंटिटी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 100 मिलियन पहुंच जाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू रीच पैट ऑफ 100 ईयर्स बाय द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये उनका एक्सपेक्टेशन है कि 3 साल तक हो जाएगा ये काम। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन है अपने को 100। एक्सपेक्टेड फॉर वेस्टेड राइट बाय फर्स्ट ईयर इज 97% एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी रिमेन रहेंगे इन द सर्विस। सेकेंड ईयर में ये एस्टिमेट चेंज हो गया 95% और फाइनली 93%। वो बोल रहा है कैलकुलेट करो फॉर द एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। कैन आई से टोटल 1000 एम्प्लॉइज है, फर्स्ट ईयर मेरा एस्टिमेशन 97%, सेकेंड ईयर 95%, थर्ड ईयर 93%। अब चूंकि यहाँ पे सर्विस कंडीशन भी है, साथ ही साथ पैट भी है, दोनों यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस हमें 3 साल के लिए ना करके भी बुक करना पड़ेगा। 10 ईयर 10 और ये फिर तो खेल यहाँ से आसान हो गया, 1/3, 2/3 और 3/3। अपने को यहाँ भी उसने बोला था एक्सपेंस निकालना है, तो अपन ने पर एनम एक्सपेंस निकाल लिया, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी निकाल लिया, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल एक्सपेंस भी निकाल लिया, और इसमें से प्रीवियस ईयर वाला लेफ्ट करते चले गए, तो कहना से सेकंड और थर्ड ईयर का भी पर एनम एक्सपेंस आ गया अपने पास, करेक्ट। ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकिता होल्डिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मई 18 में भी आ चुका है, नवंबर 18 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, और इससे सिमिलर मिलता हुआ एमटीपी मई 18 और 19 में भी आ चुका है। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। अंकिता होल्डिंग एक कॉर्पोरेशन ग्रांट करती है अपने को 500 एम्प्लॉइज और 1 जनवरी 2021। The employees will remain in the service during the vesting period. The share will vest at the end of first year। अगर कंपनी की अर्निंग कितनी हो जाती है 12%, मतलब वेस्टिंग पीरियड हमारा कितना हो जाएगा 1 ईयर। 1 ईयर अगर कंपनी की अर्निंग कितनी पहुंच गई, इंक्रीज हो गई 12% से। सेकेंड ईयर में मतलब हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, अगर कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो गई मोर देन 20% ओवर द 2 ईयर पीरियड। लेकिन थर्ड ईयर वेस्टिंग पीरियड में हो जाएगा 3 ईयर्स, अगर कंपनी की 3 साल में अर्निंग 22% से ज्यादा हो गई, करेक्ट। ना यहाँ पे टारगेट भी दिया है, करेक्ट। और मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे 122 रुपीज, मतलब 122 रुपए। इन 2021 कंपनी की अर्निंग 10% से ही बढ़ी, भाई मुझे कितना टारगेट चाहिए था 12% से बढ़े, तो मैं मानूंगा वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, अदरवाइज सेकंड ईयर में जाऊंगा मैं। तो भैया इंक्रीज कितनी हुई अर्निंग 10%, तो मेरे लिए फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना पता चल गया कि भैया मेरा वेस्टिंग पीरियड 2 साल का ही है। सर 3 क्यों नहीं, अपने को सेकंड ईयर पता ही नहीं ना। हाँ, और 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। The organization expects that earning will continue at similar rate in 2022 and expects that the share will vest at the end of 2022। और कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी दोस्तों यहाँ पे है कि नेक्स्ट ईयर वेस्ट हो जाएंगे और टारगेट मीट हो जाएगा। कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स एडिशनल 31 एम्प्लॉइज शायद लीव कर जाए नेक्स्ट ईयर, और एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर अपने को पता चलता है कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हुई 18% से, बट मेरा टारगेट था 20%, तो कहना इसे वेस्टिंग पीरियड मेरा 2 साल भी नहीं रहेगा, वो थर्ड ईयर हो जाएगा, करेक्ट। Therefore, share did not waste and only 29 employees left the organization। अपने को एक्सपेक्टेशन थे 31 जाएंगे, बट गए कितने 29, और फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कितने चले गए 29।
Company believes that additional 23 employees will leave and earnings will increase so that performance target next year अचीव हो जाएगा। 2023 में 21 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए और कंपनी ने जो डिजायर्ड लेवल था, डिजायर्ड कितना था सर, 5% ओवर द 3 इयर्स, वो अचीव कर लिया था। और अपने को बोला है उसने इंस्टीट्यूट ने कि भाई पास करो जनरल एंट्रीज। भैया अपने को डे वन से मैंने आपको याद हो बताया था, एक्चुअल फिगर याद रखना जब भी यहाँ पर कोई भी परसेंटेज में गिवन नहीं है, अपने को सिर्फ फिगर्स गिवन है डायरेक्टली कि कितने एम्प्लॉयज गए और कितने एडिशनल जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में मैं एक्चुअल चले गए वो, और एडिशनल और कितने जाने वाले हैं, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे मैं 440 एम्प्लॉयज पे एक्सपेंस बुक करूंगा। सेकंड ईयर में मुझे पता है 500 एम्प्लॉयज थे टोटल मेरे, एक्चुअल में 29 चले गए फर्स्ट ईयर में, और एक्चुअल में सेकंड ईयर में 29 चले गए, और 23 और जा सकते हैं, तो टोटल 419। करेक्ट। 500 एम्प्लॉयज हैं, 29 गए और लास्ट ईयर में सिर्फ 21 गए, तो टोटल 421 एम्प्लॉयज हैं थर्ड ईयर में जो मेरे पास बचे हुए हैं। टोटल ऑप्शंस कितने दे रहा हूं मैं, 100 पर ऑप्शन, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन 122। बस यहां से खेल आसान हो गया, यहां से खेल आसान हो गया। लेकिन लेकिन ध्यान से, हाँ ध्यान से, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई हमारा डिजायर्ड लेवल पता हमें कब चलेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर पता चल जाए। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं पता था कि थर्ड ईयर तक जाएगा वेस्टिंग पीरियड, तो फर्स्ट ईयर का जो, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट ईयर में मुझे पता नहीं था। तो यार देखना ध्यान से, मैंने फर्स्ट ईयर में जो पीरियड फैक्टर लिया है वो 1/2 लिया है, क्योंकि मुझे पता, मुझे सिर्फ इतना था कि नेक्स्ट ईयर टारगेट अचीव हो जाएगा। बट सेकंड ईयर में मुझे पता चला कि थर्ड ईयर जा रहा है, तो मैंने 2/3 लिखा है। ओ बस ये यहाँ पे गेम था, बाकी सब इजी था इसमें। और फिर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, P&L टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे अपने को गिवन नहीं था फेस वैल्यू पर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ फटाफट से हम्म, ये भी क्वेश्चन 10th भी आसान है, हाँ 9th भी आसान है। अपन आ जाओ 10th पर। 10th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस का है, प्रैक्टिस मैनुअल का, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन, एंटिटी ने कितने ऑप्शन दे दिए, 10,000 ऑप्शन। किसको, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को, मतलब कितना एम्प्लॉइज है यहाँ पे, एक एम्प्लॉइज ही है, सीनियर एग्जीक्यूटिव को दिया है ये एसबीपी स्कीम, कंडीशनल अपॉन कि अगर वो 3 साल तक रुकता है। एक्सरसाइज प्राइस है 40 रुपए। However, the exercise price drops to 30 if the earning of the enterprise increase by at least 10%। अगर कंपनी की कमाई बढ़ी तो दोस्तों 10% से, 10% से क्या हो जाएगा, 10% से मतलब ये एक्सरसाइज प्राइस हमारी 10 रुपए से कम हो जाएगी। करेक्ट। नाउ ओवर द 3 पीरियड, ग्रांड डेट पर हमारी जो कंपनी ने एंटरप्राइज एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस है 30, और मेरी फेयर इज 16 रुपीज पर ऑप्शन। ग्रांट डेट पर ध्यान से पढ़ना, इसमें लैंग्वेज का खेल है। सिक्स दो जो मेरी 16 रुपीज पर ऑप्शन है वो मेरी फेयर वैल्यू है, और उस दिन एक्सरसाइज प्राइस 30 है। अगर एक्सरसाइज प्राइस दोस्तों, अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 होती है तो मेरी चेंज होकर ये फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपीज पर ऑप्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वन उसने बोला कि देखो अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितनी रहेगी, 16। लेकिन अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 हो गई तो मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 12 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वन द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई 12%। कितने परसेंट से बढ़ी, 12% से बढ़ी। और एंटरप्राइज एक्सपेक्ट करती है दैट द अर्निंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट द सेम रेट ओवर द नेक्स्ट 2 years। The enterprise therefore expects that the earning target will be achieved and hence the stock will be exercise will have an exercise price of 30। मतलब उसको ईयर वन पे कितना लग रहा है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 30, तो मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितनी यूज करूंगा मैं, 16। करेक्ट। कंपनी का एस्टिमेशन क्या बोलता है, जो हमारा टारगेट है वो हम 12% से अचीव कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज प्राइस रहेगी 30। जब जब कंपनी की एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 16 ही ऊपर इंफॉर्मेशन में गिवन है यहाँ पे, और अगर वो 40 हुई तो ये 12 हो जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर 2 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाई 13% एंड द एंटरप्राइज कंटिन्यूज टू एक्सपेक्ट द अर्निंग टारगेट कंटिन्यूज दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव। ठीक है, मतलब देखो ऊपर उसने बोला था कि कितना टारगेट लेना है, वो बोल रहा है 10% से एटलीस्ट बढ़े। ठीक है,
तो भी हमारी एक्सरसाइज प्राइस कितनी हो जाएगी, 30 कर देंगे हम। लेकिन अगर 10% से नहीं बढ़ी तो हम एक्सरसाइज प्राइस कर देंगे 40। अगर हमारी एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो फेयर वैल्यू हो जाएगी 16, और ये 40 हुई। 40 कब होगी, जब 10% से कम हमने ग्रोथ अर्निंग करी है, तो हमारी ये फेयर वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी। करेक्ट। और यही हुआ थर्ड ईयर में। अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय ओनली 3%, देयरफॉर द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव्ड। द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स द 3-year सर्विस, therefore satisfies the service condition. Because the earnings target was not achieved, 10,000 wastage stock have an exercise price of ₹40। अब अपने को जनरलाइज करना है, मतलब एक्सरसाइज प्राइस थर्ड ईयर के एंड पे कितनी थी, 40। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1 ही है, यहाँ पे एक ही है। ऑप्शन 10,000। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड ईयर में 16 ही रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस थी 30, बट लास्ट ईयर में हो गई 12। क्यों, समझ में आया? ये यहाँ पे तुर्प का इक्का था, बाकी सब सेम है। 1/3, 2/3, 3/3। ये अपन ने एक्सपेंस निकाल लिया, एंट्री आप कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। ये आईसीआई मॉड्यूल का इजी क्वेश्चन है। इसमें हाँ, ये नेगेटिव वाला एक्सपेंस का है, ये भी देख लेते हैं फटाफट से। एक एसीसी लिमिटेड की कंपनी है जिसने 10,000 शेयर ऑप्शंस किसको दिए, अपने एक मैनेजर को। मतलब यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 1। क्वेश्चन पढ़ते से अपने को डेटा पता रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्शन, मैनेजर हैज टू वर्क फॉर नेक्स्ट 3 years एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाई 10% ओवर द नेक्स्ट 3 years। साथ ही साथ उसको 3 साल तक तो रहना ही है, तो 3 साल तक तो अपने को एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। साथ ही साथ हर साल 10% ऑफ द प्रोडक्शन कम करना है बेसिकली। ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 95 है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन उसने कम कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12%, यानी इसे टारगेट अचीव हो गया। करेक्ट। लेकिन सेकेंड ईयर में 8% ही है, तो इस साल टारगेट अचीव नहीं हुआ। और थर्ड ईयर में अचीव हो गया, क्योंकि 10% और अपने एटलीस्ट 10% तो बोला ही था। वो बोल रहा है हाउ द एक्सपेंस वुड बी रिकॉर्डेड। देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो हमारे 1 है। करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन भी 10,000 है, फेयर वैल्यू भी 95 है। फर्स्ट ईयर में पीरियड फैक्टर 1/3 आएगा, क्योंकि अपना सर्विस कंडीशन कितनी है, 3 years की है। लेकिन टारगेट सिर्फ फर्स्ट ईयर में अचीव हुआ तो 1/3, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ तो 0। जीरो क्यों, क्योंकि टारगेट परफॉर्मेंस कंडीशन अचीव नहीं हुई। परफॉर्मेंस कंडीशन में भी नॉन मार्केट कंडीशन दी हुई थी दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट ईयर 3/3, तो ये ऐसा हो गया। करेक्ट। नाउ चार्टेड, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पर ये एक्सपेंस निकाल लिया। सेकेंड ईयर का 0 एक्सपेंस आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ये एक्सपेंस नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर में फुल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 95। क्या ये बात समझ में आती है? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अदरवाइज बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, कंडीशन 3। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का, स्टडी मटेरियल का, टेस्ट नॉलेज का, क्वेश्चन नंबर 4, कि भाई एक एंटिटी है जिसने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम दी अपने एम्प्लॉयज को। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 100। 25 फेयर वैल्यू है। मार्केट कंडीशन है कि शेयर प्राइस को आप 30 रुपए तक लेके आओ, और सर्विस कंडीशन है टू रिमेन इन द सर्विस अंटिल द मार्केट कंडीशन इज मेट, और उसके लिए एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड अपन ने लिया 4 years। अब वो बोल रहे हैं आप एक्सपेंस बताओ हर साल, अगर कंडीशन 1 मार्केट कंडीशन अपन ने मीट कर ली थर्ड ईयर में, या फिर मार्केट कंडीशन अपन ने फिफ्थ ईयर में अचीव करी, दोनों का अपने को करना है। तो मैं सबसे पहले ए वाला करता हूं, जब हमने कंडीशन फुलफिल कर ली। देखो, एक्चुअल में 3 है और एस्टिमेटेड 4 है, थर्ड ईयर में ही हम सारा एक्सपेंस बुक कर लेंगे। हाँ, ये हमने सीखा था। 100 एम्प्लॉइज, 1 ऑप्शन, 25 हमारी फेयर वैल्यू, पीरियड फैक्टर 1/4। याद रखना, डे 1 में 4 years, 2/4, और लास्ट ईयर में 3/3। हाँ, करेक्ट। दिस वॉज द सोल्यूशन। यहाँ पे 5 years में है, तो 5 years में क्या करेंगे, एस्टिमेटेड है 5, सॉरी 4, और एक्चुअल है 5, तो भाई हम फोर्थ ईयर पे ही सारा एक्सपेंस खत्म कर देंगे। करेक्ट। तो हर साल 625 आता है, बाकी सब सेम है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। दिस वॉज योर क्वेश्चन। अब आ जाओ आप क्वेश्चन, ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 10 है, आसान क्वेश्चन ही, ऊपर अपन देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जाके हमारा वेस्टिंग पीरियड और नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए, नॉर्मल ई शॉप के क्वेश्चंस खत्म हुए दोस्तों। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन पर, जो कि हम पढ़ेंगे बेटा, इसका वीडियो मैं आपको दूंगा 26 जून को, अराउंड सेम टाइम 9 PM या 9:30 PM पर यूट्यूब पे। ओके, यहां तक का आप फटाफट से अच्छे से क्विकली रिकैप कर लेना। अराउंड हमने 70-75 मिनट्स में बहुत अच्छा विद क्वेश्चन सारे कर लिया। कल अपन मेजोरिटी पार्ट, मॉडिफिकेशन, कैंसलेशन, ग्रेडेड ऑप्शन,
इसको अपन खत्म करेंगे और हुआ तो स्टार भी खत्म कर देंगे और बाकी पूरा इंडेक्स भी खत्म कर देंगे। अराउंड 2 से 3 दिन में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी मेरी दूसरी बैचेस भी चल रही हैं। बट दोस्तों हम नेक्स्ट 40 डेज में पूरा एफआर खत्म करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। विल डेफिनेटली आपके कमेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ओके ओके, तो और बाकी जितना मैंने आपको कराया है इसमें उतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं कल सेम टाइम पर। बाकी जो मेरी बैचेस हैं वो उनका टाइम कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अपना टारगेट है एफआर में 70 पार, तो इसको हम अचीव करके रहेंगे और अगले नेक्स्ट 40 डेज में पूरा एफआर क्विकली रिकैप कर लेंगे। बस लगे रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी आपको डाउट्स आए, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, आपका भाई आपके साथ है। डोंट यू वरी अबाउट इट। मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें जो भी नोट्स हैं सारे चैप्टर्स की ड्राइव मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।